Hello everyone, welcome to the channel of Inspector Academy Seeker. Myself Shahrukh Khan, Faculty of Science at Inspector Academy Seeker. Okay? लास्ट टाइम हमने जब बात की थी तब डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट फर्स्ट की बात की थी। उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह हमारे अंदर जो भोजन होता है वो मुख गुहा में काम करता है, बक्कल कैविटी जिसे आप कहते हो, जिसमें आपने जीभ, लार, तीत, दांत पढ़े थे, दांत भी आपने पढ़े थे, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अगर अभी तक आपने मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट फर्स्ट देखिए, फिर आप डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट देखिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि पार्ट फर्स्ट एक प्रोसेस होती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ग्रास नली की, इसोफेगस की अपन बात करेंगे। ग्रास नली क्या है, क्या नहीं, कैसे क्या फंक्शन करते हैं, फिर अमाशय की बात करेंगे, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, इसके बाद में लीवर है, अग्नाशय है, अभी बहुत से पार्ट्स बाकी है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रास नली, इसोफेगस इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या होती है ग्रास नली? ध्यान से देखना, मैंने एक डायग्राम बनाया है आपके लिए। ये जो होती है इसको बोलते हैं अपन माउथ, बक्कल कैविटी या मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं अपन अमाशय। इज इट क्लियर? इसको अपन क्या बोलते हैं? अमाशय। और ये जो होती है वो होती है मुख गुहा। मुख गुहा। अब ध्यान से देखना, मुख गुहा तथा अमाशय के बीच में पाए जाने वाली नाल क्या कहलाती है? ग्रास नाल। कि ये जो नाल है कौन सी? मुख गुहा और अमाशय के बीच में पाए जाने वाली नाल जो होती है वो क्या कहलाती है? ग्रास नाल या ग्रास नली कहलाती है। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि ग्रास नली कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है। तो ग्रास नली जो होती है वो मुख गुहा से लेकर अमाशय के बीच में पाई जाती है। क्लियर? लेकिन आहार नाल कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? मुख गुहा से गुदा तक पाई जाने वाली जो नाल होती है वो क्या कहलाती है? आहार नाल कहलाती है। इसके जस्ट आगे की अपन बात करते हैं। खास बात क्या होती है इसकी? सबसे खास बात ये होती है कि इसमें श्लेष्मक ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी? श्लेष्मक ग्रंथियां। क्यों? क्योंकि श्लेष्मक ग्रंथियां इसलिए पाई जाती है इसके अंदर क्योंकि जो श्लेष्मक ग्रंथियां होती है ये इस इसोफेगस को क्या बनाती है? चिकना बनाए रखती है। क्योंकि जैसे ही बॉलस, मैंने एक वर्ड काम में लिया है बॉलस, आपको मैंने बताया था बॉलस का मतलब क्या होता है। बॉलस का मतलब होता है लास्ट वीडियो में फूड प्लस स्लाइवा, कि भोजन और लार आपस में मिलकर जो बनाते हैं उसको अपन बोलस कहते हैं। ठीक है, ये बोलस होता है। तो ध्यान से देखना, जैसे ही बोलस इस ग्रास नली में आता है तो ग्रास नली चिकनी हो इसलिए इसमें क्या पाई जाती है? श्लेष्मक ग्रंथियां पाई जाती है। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती। इसका विशेष ध्यान रखना, इसमें किसी भी प्रकार की पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। और पाचन ग्रंथियां नहीं पाए जाने की वजह से इस ग्रास नाल में भोजन का पाचन नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पाचन तंत्र में कौन से भाग में भोजन का पाचन नहीं होता। यानी ये पाचन तंत्र का भाग है लेकिन फिर भी इसमें भोजन का पाचन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती। इस वजह से जो भोजन होता है या जो बोलस होता है, बोलस डायरेक्ट मुख गुहा से ग्रास नली से कहाँ चला जाता है? अमाशय में चला जाता है। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं जाता। कैसे? जैसे मान लो ये बोलस है, ये बोलस यहाँ अमाशय में पहुंच गया, मैं लेट गया, लेटने के बाद में ये ऊपर भी तो आ सकता है। इसी वजह से क्या होता है कि इसमें एक क्रिया होती है, उस क्रिया को अपन बोलते हैं कर्मानुकुंचन। कर्मानुकुंचन क्रिया कहते हैं। अब देखना ध्यान से किस प्रकार से पाई जाती है। जैसे आप देख रहे हो ये जो है ये है हमारा बोलस। अभी मैंने बता चुका आपको कि बोलस क्या होता है। बोलस का मतलब होता है फूड एंड फूड प्लस स्लाइवा। तो जैसे ही बोलस इसोफेगस में, इसोफेगस का मतलब क्या हो गया? इसोफेगस का मतलब हो गया हमारा ग्रास नली। ठीक है, तो जैसे ही ये जो हमारा बोलस है, ये बोलस जैसे ही ग्रास नली में आता है तो इसमें क्रिया होने लगती है। उस क्रिया को अपन बोलते हैं कर्माकुंचन क्रिया। क्या बोलते हैं? कर्माकुंचन क्रिया बोलते हैं। इसे बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस।
टैलेसिस बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है कि क्रमानुकुंचन की ग्रास नली से भोजन अमाशय में कौन सी क्रिया के द्वारा जाता है, चाहे सीजीएल हो, एसएस, सीएचएसएल हो, सीपीओ, बहुत से कॉम्पिटिशन में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। कौन सी क्रिया, तो वो कौन सी क्रिया है, क्रमाकुंचन क्रिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। इस पेरिस्टाल्सिस क्रिया के द्वारा जो बोलस होता है वो डाउन साइड नीचे की ओर आता है। अगर आपको देखो ध्यान से यहाँ देखना, एक मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पर, यहाँ देखना यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो मसल्स कॉन्ट्रैक्टिंग पुशिंग द बॉलस डाउनवर्ड, कि मसल्स जो होते हैं, ये जो मसल्स होते हैं इनमें कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब संकुचन होता है, और संकुचन होने पुशिंग द बॉलस, बॉलस जो होता है वो पुश बोले तो नीचे की ओर पुश होता है, डाउनवर्ड नीचे की ओर पुश होता है। जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो तो बॉलस गया, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, बॉलस नीचे, फिर संकुचन होगा, बॉलस नीचे। इस तरह से जो बॉलस होता है वो नीचे जाकर कहाँ पहुंच जाता है, अमाशय में पहुंच जाता है। तो हमने ग्रास नाली पढ़ ली है। ग्रास नाली क्या पढ़ा, श्लेष्म ग्रंथियां नहीं होती हैं, श्लेष्म ग्रंथियां होती है पर पाचक ग्रंथियां नहीं होती है, इसीलिए भोजन का पाचन कहाँ नहीं होता, ग्रास नली में होता है, पहली बात। दूसरी बात, मुख गुहा से कहाँ पाई जाती है, अमाशय के बीच में पाई जाती है। तीसरी बात, कौन सी क्रिया के द्वारा जो बोलस होता है वो अमाशय में पहुंचता है, क्रमाकुंचन क्रिया, पेरिस्टाल्सिस जिसको आप कहते हो, इस क्रिया के जिसमें आप देख रहे हो कि ऐसे संकुचन होता है और संकुचन के बाद में यहाँ कहाँ पहुंच जाता है, अमाशय में पहुंच जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आहार नली का हमारा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं। अमाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि मेरे स्टमक पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, स्टमक पेन, ठीक है, स्टमक पेन बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं। खास बात क्या है इसकी, ध्यान से सुनना, यह है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मैं लंबा नहीं बोल रहा हूँ, मैं चौड़ा बोल रहा हूँ कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, अमाशय होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टार लाइन है, ध्यान से देखना, आप देख रहे हो कि ये जो होता है ये आपको दिख रहा है कैसे आकृति में होता है, जेनुमा, यानी इसकी जो शेप होती है वो कैसी आकृति होती है, जेनुमा आकृति में पाया जाता है। दूसरी बात, चौड़ा होता है सबसे ज्यादा, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, चौड़ाई में देख लो, आप दिखाता हूं मैं आपको, ये चौड़ा सबसे ज्यादा चौड़ा होता है, ठीक है, जेनुमा आकृति होती है। तीसरी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीसरी सबसे खास बात क्या होती है, इसके तीन भाग बताए जाते हैं, और पहला भाग क्या होता है, फंडस, इसको हिंदी में भी अपन क्या कहते हैं, फंडस ही कहते हैं, ठीक है, फंडस हो गया। दूसरा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, कार्डियक, ठीक है, कार्डियक को अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक को बोलते हैं जठरगम। कौन सा गम, जठरगम, ठीक है। तीसरा होता है पाइलोरिक, और तीसरा जो पाइलोरिक होता है इसको बोलते हैं जठरा निर्गम, ठीक है, जठरा निर्गम बोलते हैं, ठीक है। तीन पार्ट हो गए, फंडस, कार्डिक, पाइलोरिक। क्वेश्चन यहां से आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ स्टमक, ठीक है, कौन सा पार्ट है, फंडस है, कार्डिक है, पाइलोरिक है, ऑल ऑफ दिस, तो ठीक क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो तीन पार्ट हो गए, फंडस, कार्डिक और पाइलोरिक, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके आगे की अपन थोड़ी बात और करते हैं, इसके आगे की अपन जब बात करते हैं तो ध्यान से देखना, इसके आगे क्या, इस अमाशय के अंदर एक ग्रंथियां पाई जाती है जिन्हें बोलते हैं अपन जठर ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या जठर ग्रंथियां पाई जाती है। और ये जो जठर ग्रंथियां जो होती हैं ये एक रस निकालती है जिसको बोलते हैं जठर रस, ठीक है, जठर रस कहते हैं। और जठर रस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और इस जठर रस में बहुत से एंजाइम होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं, बट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अमाशय में पाए जाने वाले जठर रस की पीएच कितनी होती है, तो इसकी लगभग जो पीएच बताई जाती है, लगभग जो होती है वो कितनी होती है, 1.8 होती है। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि 1.8 इसकी जो पीएच होती है, यानी ये जो होती है 7 से कम है, बिलो 7 है, बिलो 7 होने की वजह से इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर, अम्लीय होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये मैंने लिखा, साफ साफ लिखा हुआ है, देखना, अमाशय की भीतरी दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियां, कौन सी ग्रंथियां,
क्वेश्चन ऐसे बन गया, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि आमाशय में पाई जाती है। कौन सा रस निकालती है? जठर रस निकालती है, गैस्ट्रिक जूस निकालती है। जठर रस की पीएच कितनी होती है? लगभग 1.8 होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति जो होती है वो कैसी हो गई? अम्लीय हो गई, अपने आप ही हो गई भाई। बिलो 7 पीएच का मान 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति का हो गया। इसके आगे की बात करते हैं कि जठर रस में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। तो ध्यान से देखना, इस जठर रस में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है HCl। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये एक अम्ल होता है, एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। दूसरा इसमें क्या होता है? इसमें पाया जाता है प्रोरेनिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोरेनिन होता है। तीसरा जो होता है वो क्या होता है? पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन पाया जाता है। ठीक है, HCl हो गया, प्रोरेनिन हो गया, पेप्सिनोजन हो गया। इसमें लाइपेज एंजाइम भी पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम भी पाया जाता है। ये क्या काम करते हैं क्या नहीं अभी बताऊंगा आपको मैं। और लास्ट में इसमें पाया जाता है म्यूकस, म्यूकस भी इसमें पाया जाता है। तो जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? HCl, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, लाइपेज, म्यूकस, ये सारी चीजें पाई जाती है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं ये जो HCl होता है इसके फंक्शन क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं HCl जो होता है इसके फंक्शन क्या और क्या नहीं है। तो देखना ध्यान से HCl के फंक्शंस। ठीक है, ये क्या काम करता है ध्यान से देखना। यह बोलस में उपस्थित, बोलस में उपस्थित टाइलिन एंजाइम को, कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम को इनएक्टिव होने का मतलब कैसा कर देता है? ये निष्क्रिय कर देता है, निष्क्रिय करता है। कैसे? समझना ध्यान से, निष्क्रिय करता है। बोलस, बोलस में मैंने अभी आपको कहा था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि बोलस जो होता है, बोलस का मतलब क्या होता है? बोलस का मतलब होता है लार प्लस भोजन। इज इट क्लियर? इज इक्वल टू बोलस। ये हो गया बोलस, लार प्लस भोजन। और लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। सही बात है, मैंने बताया था लार टाइलिन एंजाइम होता है। तो लार में होता है टाइलिन एंजाइम। ये टाइलिन एंजाइम और भोजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? बोलस। तो मतलब ये हुआ कि इस बोलस के अंदर ये टाइलिन एंजाइम है या नहीं है? ऑफ कोर्स है। और टाइलिन एंजाइम जो होता है वो किसका डाइजेशन करता है? स्टार्च का करता है। ठीक है, स्टार्च का पाचन करता है। कंप्लीट। अब देखो, जैसे ये बोलस किसमें आया था? अमाशय में। तो HCl क्या बोलता है? देख भाई, अब तेरी नहीं चलेगी, अब मेरी चलेगी। तो सबसे पहले तू क्या हो जा? इनएक्टिव हो जा, तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो HCl सबसे पहले करता ही क्या है? HCl जो बोलस होता है उसमें टाइलिन जो एंजाइम होता है उसको इनएक्टिव कर देता है। दूसरा काम क्या करता है ये? दूसरा काम देखना, HCl जो होता है ये बोलस को अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करवाता है। कौन सा माध्यम? अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करवाता है। कि ये अम्लीय माध्यम प्रदान करता है क्योंकि भोजन के पाचन के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है आमाशय में, इसलिए अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करवाता है। तीसरा यह क्या करता है? अब देखो तीसरा क्या करता है। मैंने अभी कहा था जठर रस में एक तो होता है पेप्सिनोजन होता है, प्रोरेनिन होता है, ये सारे इनएक्टिव होते हैं। तो HCl क्या करता है? इनको क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है, सक्रिय कर देता है, एक्टिव कर देता है। क्योंकि पहले इनएक्टिव होते हैं, इनको एक्टिव कर देता है। मैंने अभी कहा अमाशय, अमाशय में जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथि में जठर रस में HCl टाइलिन को निष्क्रिय कर देगा। इसके जस्ट बाद में क्या करेगा? वो अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करवाता है। अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करवाने के बाद में पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को क्या करता है? ये एक्टिव करता है। ठीक है, आगे के अपन जैसे बात करते हैं तो देखना ध्यान से। देखो पेप्सिनोजन को ये जो HCl होता है ये किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और पेप्सिन एक क्या होता है? एंजाइम होता है। ध्यान रखना, पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम आमाशय में पाया जाता है। ठीक है, अब ये पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। और प्रोटीन का पाचन किस में कर देता है? प्रोटीएज या फिर
पेंटोज में कर देता है। तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि भोजन में पाए जाने वाली प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। तो कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन एंजाइम करता है। कि भोजन का पाचन, भोजन का जो पाचन हो, भोजन में पाई जाने वाली प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन करता है। कहाँ करता है? आमाशय में करता है। अब क्या करेगा? ये जो HCl होगा ये प्रोरेनिन को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेनिन में कन्वर्ट कर देगा। और रेनिन जो एंजाइम होता है वो कौन सी प्रोटीन? कैसीन प्रोटीन। ये कैसीन प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो ध्यान रखना, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस एग्जाम के अंदर। क्या कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। और इस कैसीन प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? रेनिन। और किस में करता है? पैरा कैसीन में इनका पाचन कर देता है। तो यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैसीन। पाचन कौन करता है? रेनिन। किस में करता है? पैराकैसिन में। भोजन में पाए जाने वाली प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन। पेप्सिन को सक्रिय कौन करता है? HCl। HCl किसको सक्रिय करता है? पेप्सिनोजन को। यहां तक आपको मुझे विश्वास है कि समझ में आ गया कौन किसका पाचन करता है, कौन किसका पाचन नहीं करता। एक चीज आप नोटिस करो, यहां पर हमने HCl की बात कर ली, हमने पेप्सिनोजन की बात कर ली, हमने प्रोरेनिन की बातें कर दी। ठीक है, अब हमारा बच गया लाइपेज एंजाइम। ठीक है, अब लाइपेज एंजाइम की बात करते हैं। तो लाइपेज एंजाइम की जब बात करते हैं तो ध्यान से देखना आप। ठीक है, लाइपेज एंजाइम 1% वसा का पाचन वसीय अम्ल में करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देखो, वसा जो हमारी फैट होती है, वसा जो होती है, और कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज एंजाइम करता है। किस में करता है? वसीय अम्ल या फैटी एसिड जिसको आप बोलते हो। ठीक है, वसीय अम्ल में करता है। कितना परसेंट करता है? खाली और खाली 1%। अब देखो कैसे। सपोज दैट मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाया, बोलस बना, आमाशय में चला गया। आमाशय में जाने के बाद में मैंने क्या किया? पानी पी लिया। और पानी पीने के बाद में हुआ यूं कि एक बात बताना, हमारे खाने के अंदर क्या होता है? तेल, घी होता नहीं होता भाई? ठीक है, तेल और घी होती, चिकनाई होती है। अब वो चिकनाई आप कभी भी किसी भी बोतल के अंदर या किसी भी पानी के अंदर तेल घी डालते हो, तो तेल घी डालने के बाद में क्या वो तैरेंगे कि डूबेंगे? तेल और घी तो हमेशा तैरेंगे पानी के अंदर। उसी प्रकार से जैसे हमने खाना खाया, खाने में हमारे क्या था? तेल घी वगैरह था। ठीक है, अब जैसे हमने खाना खाने के बाद में हम पानी ज़्यादा पी लेते हैं, तो वो पानी क्या करता है? उस वसा को तैराने लगता है। और तैरने के बाद में वो हमारे कहाँ चिपक जाती है? हमारे स्टमक के चिपक जाती है, जिसकी वजह से हमारी क्या आने लगती है? तोंद आने लगती है, पेट बाहर क्यों निकलने लगता है। इसलिए कहा जाता है कभी भी खाना खाने के जस्ट बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वसा जो होती है खाली कितना % पाचन हो रहा है? 1% पाचन हो रहा है, जो ना के बराबर हो रहा है। इसलिए हमें खाना खाने जस्ट बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। ध्यान रखना, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज एंजाइम करता है। दूसरी लाइन क्या लिखी हुई है? प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन आमाशय में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक एग्जाम हुआ था, ठीक है, ये एक एग्जाम लगा था, CDS का एग्जाम लगा था, उसमें पूछा गया था सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। ऐसा क्यों सर? क्योंकि आपने कहा था अभी रेनिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, तो सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन कहाँ हो रहा है? आमाशय हो रहा है। मैं से नहीं कर रहा हूँ सर्वाधिक भोजन का पाचन, सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन कहाँ हो रहा है? आमाशय में होता है। इज इट क्लियर? आगे देखना, वयस्क मनुष्य में रेनिन नहीं पाया जाता, दूध को स्कंदित करने वाला एंजाइम, क्योंकि दूध का स्कंदन करने के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन एंजाइम पाया जाता है। और ये रेनिन एंजाइम सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? शिशु में पाया जाता है। सपोज दैट एक छोटा सा शिशु है, छोटा सा बच्चा है, साल भर 1.5 साल का है, आपको कहा जाता है कि इसको दूध पिलाना है, तो आप गाय, भैंस, बकरी, इनमें से सबसे पहले प्रायोरिटी जो देंगे अपन वो बकरी को देंगे। क्यों देंगे बकरी को प्रायोरिटी? अपन बकरी के दूध को अपन प्रायोरिटी क्यों देंगे? क्योंकि बकरी का जो दूध होता है वो हल्का कहते हैं अपन। हल्का होने का मतलब हो गया उसमें पाए जाने वाली जो कैसीन प्रोटीन होती है, उसके जो पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वो बहुत उसके जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं। हल्के होने की वजह से रेनिन एंजाइम जल्दी से उसको पचाएगा, जल्दी से पचाएगा तो जल्दी से रस बनेगा, और जल्दी से रस बनेगा
तो बच्चा जल्दी से फलेगा फूलेगा, ठीक है, तो आराम से बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने उसको भैंस का दूध दे दिया, भैंस का दूध थोड़ा भारी होता है, उसकी पॉलीपेप्टाइड बहुत भारी होती है प्रोटीन की, तो वो क्या होगा, पाचन आराम से नहीं होगा, पेट में दूध ज़्यादा टाइम तक रहेगा, ज़्यादा टाइम तक रहे तो पचेगा नहीं, तो फिर या तो उल्टी या लूज मोशन दस्त हो जाएंगे उसके, तो प्रॉब्लम है। इसलिए बच्चों को सबसे अच्छा जो दूध प्रोवाइड होता है वो किसका होता है, बकरी का बताया जाता है। इसके आगे की अब देखना, अपन आगे की बात करते हैं। अमाशय की आंतरिक दीवार पर अम्लीय HCl, कौन सा HCl, अम्लीय HCl प्रभाव से बचाने के लिए म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती है, क्योंकि जो HCl होता है ये हमारे अमाशय से निकलता है और HCl अम्लीय होता है। अम्लीय मतलब एसिडिक, अगर आपकी बॉडी पे एसिड फेंक दिया जाए तो आप जल जाओगे, तो सर ये क्यों नहीं जलता, क्योंकि यहाँ पर म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती है। अब कैसे, इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो डिटेल से समझने के लिए ध्यान से देखना, ये मेरे पास हो गया अमाशय, ठीक है, इज इट क्लियर, ये हो गया अमाशय। अमाशय के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखना, अमाशय के अंदर यहाँ पर मान लो क्या पाई जाती है, म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है, और ये जो म्यूकस ग्रंथियां होती है ये इसको बचा लेती है, किससे, HCl से। ये हो गई आपकी म्यूकस ग्रंथियां, और ये जो म्यूकस ग्रंथियां होती है ये किससे बचा लेती है, HCl से बचा लेती है, ठीक है। लेकिन मैंने इस म्यूकस की बात पर विश्वास नहीं किया, क्या वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है, तो ध्यान से देखना आप, एक चीज और ध्यान से देखना, इसकी बात पर विश्वास कैसे करें अपन। सपोज दैट सपोज करो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, नॉर्मल रूप से ले रहा हूं मैं, ठीक है, एकदम रफली बना रहा हूं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब हुआ क्या, कई बार आपने देखा होगा जब हमारी वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, तो उल्टी होने के बाद में या उल्टी होने से पहले, जस्ट उल्टी होने से पहले एक चीज देखना कि हमारा जो पूरा मुंह है ना वो किससे भर जाता है, लार से भर जाता है। एक चीज देखना, पहले लार टपकने लगती है, बाद में वोमिटिंग या उल्टी आती है। जैसे उल्टी होती है तो उल्टी होने के बाद में एक चीज और देखना, यहाँ पर जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये पूरी जो ग्रासनाल होती है, इसमें क्या पैदा हो जाती है, जलन पैदा हो जाती है। क्या पैदा हो जाती है, जलन। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी में वोमिटिंग होने लगती है, तो वोमिटिंग होगी तो वोमिटिंग के साथ क्या आएगा भाई, खाना आएगा, और खाने के साथ क्या आएगा, HCl भी आएगा कि नहीं आएगा, और ये जो HCl होगा ये बाहर तक निकलेगा। तो जैसे ही वोमिटिंग होने लगती है, तो वोमिटिंग होने की वजह से हमारी जो लार ग्रंथियां हो जाती है वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है, और लार ग्रंथियां एक्टिव होने के बाद में पूरे मुंह को लार से भर देती है, क्योंकि हमारा ब्रेन इनको ऑर्डर करता है क्या, कि अगर तुम लार नहीं निकालोगे तो HCl तुम्हें जला देगा, तुम्हें जलन होने लग जाएगी, ठीक है, तो ये लार निकालना शुरू कर देती है। तो ये तो भाग बच जाता पूरा उल्टी की वजह से। लेकिन उल्टी होने के जस्ट बाद में देखना, ये वाले जो हिस्से होते हैं, इन हिस्सों में क्या हो जाती है, जलन पैदा हो जाती है, खटास महसूस होने लगता है। क्यों खटास, क्यों, क्योंकि HCl जो होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, सबको पता है, ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो हमें खटास महसूस होने लगती है, और ये इस वाले भाग को क्या करता है, जलाने लग जाता है। इससे हमें क्या विश्वास हो गया कि जो म्यूकस होता है, म्यूकस क्या करता है, HCl को या अमाशय को HCl से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, ठीक है। आगे देखना, तो HCl के प्रभाव को बचाने के लिए हमारे अमाशय में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती है। आगे देखना, अमाशय से निकलने वाला अर्धपाचित भोजन क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। कि अमाशय से निकलने वाला अर्धपाचित भोजन को अपन क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा वर्ड काइम, देखना कैसे, जैसे मान लो ये मैंने अमाशय बनाया, ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया भाई, अमाशय तक, यहाँ तक आपने देखा प्रोटीन का पाचन हो गया, वसा का 1% पाचन हो गया, स्टार्च का मुंह बुआ में पाचन हो गया, लगभग आधा पच गया, आधा बच गया, ठीक है। तो अर्धपाचित भोजन, कौन सा भोजन भाई, अर्धपाचित भोजन, अमाशय से निकलने वाले भोजन, बोलस को या अमाशय से निकलने वाले अर्धपाचित भोजन को अपन क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, ठीक है। आगे देखना, ये क्वेश्चन आजकल थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है, ये वाला क्या, HCl का स्रावण अमाशय में पाए जाने वाली कौन सी कोशिका, ऑक्जेंटिक सेल्स या ऑक्जेंटिक कोशिका के द्वारा होता है।
कैसे, ध्यान से देखना। अमाशय है, अमाशय में एक भाग पाया जाता है फंडस, ठीक है। तो फंडस भाग की क्वेश्चन आता है, देखो HCl कहाँ से निकलता है, जठररस से, ठीक है। जठररस से निकलता है HCl, या जठररस का जठर ग्रंथि से जठररस फिर HCl। लेकिन थोड़ा डीप में पर अपन जब जाते हैं तब क्या होता है, HCl स्त्रावित होता है कौन सी कोशिकाओं के द्वारा, तो HCl जो होता है वो अमाशय के फंडस भाग की ऑक्जेंटिक सेल्स, कौन सी सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा किसका श्रावण होता है, HCl का श्रावण होता है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, अमाशय के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। एक बार अमाशय को मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अमाशय सबसे चौड़ा भाग, जेनुमाकृति, 3 भाग, फंडस, पाइलोरिक, कार्डिक भाग हो गए, 3 भाग हो गए। फिर हमने कहा था इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, जठर रस निकालती है, उस जठर रस में HCl, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, म्यूकस, लाइपेज सारे पाए जाते हैं। HCl टाइलिन को निष्क्रिय कर रहा था, हमने देखा था कैसे कर रहा था, टाइलिन कैसे आया, बोलस के अंदर से आया। इसके बाद में अपन बात करते हैं HCl अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करवा रहा था, जठर रस की pH 1.8 बताई थी लगभग मैंने। HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। HCl जो होता है वो क्या करता है, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है, जो किसका पाचन करता है, दूध में पाए जाने वाली कैसिन प्रोटीन का पाचन करता है। इसी प्रकार से हमने एक चीज़ और देखी थी कि लाइपेज जो होता है वो वसा का कितना % पाचन करता है, 1%। तो हमारे अमाशय में वसा का कितना % पाचन होता है, खाली और खाली 1% पाचन होता है। इस प्रकार से आधी चीज़ें पच जाती हैं, आधी चीज़ें बच जाती है। तो अर्धपाचित भोजन जैसे अमाशय से बाहर निकलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काइम बोलते हैं। अब ये जो काइम होता है ये कहाँ पहुँचता है, ये काइम पहुँचता आंत में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, आंत में पहुँचता है। तो काइम जो होता है वो कहाँ पहुँचता है, आंत में पहुँचता है। अब ध्यान से देखना कैसे आंत में पहुँचता है। आंत, क्वेश्चन आता है यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यह आहार नाल का कैसा भाग होता है, सबसे लंबा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, आंत। और आहार नाल का सबसे छोटा भाग क्या होता है, अमाशय। इसके बाद की बात करते हैं तो आहार नाल कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे वो कौन सी आंत की करेंगे, अपन छोटी आंत की बात करेंगे। कौन सी आंत की, छोटी आंत की। इस छोटी आंत की सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो ध्यान से देखना, छोटी आंत में सबसे पहले क्या आता है क्या नहीं आता है, देखना। यह आंत किया सबसे लंबा भाग है। आंत का क्या भाग होता है, सबसे लंबा भाग होता है। देखो ऑप्शन पे डिपेंड करे, क्वेश्चन के ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है और ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन आ गया आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, तो क्या बताओगे, अमाशय। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, आंत। यहीं से पूछ ले आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, ऑप्शन में छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय या ग्रासनाल दे दिया, तब किसको टिक करेंगे अपन, तब टिक करेंगे अपन छोटी आंत को। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है वो कौन सा होता है, छोटी आंत होता है, पहली बात। लेकिन सर ये क्या बात हुई, सबसे लंबा भाग है फिर भी छोटी आंत नाम क्यों दे दिया इसको, क्योंकि इसका जो व्यास होता है वो क्या होता है, कम। तो इसका व्यास कम होता है और व्यास कम होने की वजह से इसको कौन सी आंत बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। आप देख रहे होंगे ये वाली जो होती है कौन सी आंत होती है, छोटी आंत होती है, ठीक है। ये लगभग कितनी मीटर लंबी होती है, ये लगभग 6 मीटर लंबी होती है। कितनी मीटर, 6 मीटर लंबी होती है। लेकिन ये क्या होती है, ये कुंडलन के रूप में, ठीक है। ये जो होता है ये कुंडलन के रूप में हमारे यहाँ फिट होती है अमाशय के अंदर। तो आंत का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, इसका व्यास क्या होता है, कम होता है। वो कितना मीटर होता है, लगभग 6 मीटर होता है। इसके लगभग कितने भाग होते हैं, तो इसके लगभग कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, तो छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन से होते हैं। पहला होता है ड्यूडेनम। कौन सा होता है, ड्यूडेनम होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रहणी। क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। इज इट क्लियर। आगे दूसरे की बात करते हैं। दूसरा भाग होता है वो कौन सा होता है, जेजुनम। कौन सा होता है, जेजुनम। जेजुनम को अपन क्या बोलते हैं, अग्र क्षुद्रांत्र। ये हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर इंग्लिश में ध्यान रखना, ड्यूडेनम, जेजुनम। तीसरा जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, इलियम होता है। कौन सा होता है, इलियम होता है। इस इलियम को अपन क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत्र। इतना आपको समझ में आ गया भाई। तो छोटी आंत के कितने भाग,
तीन, कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब देखना एक चीज ध्यान से जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इनकी खास बात क्या होती है और खास बात क्या नहीं होती है। ठीक है, किस तरह ड्यूडेनम अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जेजुनम इंपॉर्टेंट और इलियम इंपॉर्टेंट है। तो देखने ध्यान से, मैंने कहा था कि स्टमक, आमाशय से निकलने वाला अर्धपाचित जो भोजन होता है वो क्या कहलाता है? तो इसको अपन क्या कहते हैं? काइम। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। काइम किस में प्रवेश करता है? तो काइम सबसे पहले किस में प्रवेश करता है? आंत में। कौन सी आंत में? छोटी आंत में। छोटी आंत के भी कौन से भाग में प्रवेश करता है? तो छोटी आंत के भी कौन से भाग में प्रवेश करता है? ड्यूडेनम। किस में प्रवेश करता है? ये ड्यूडेनम में प्रवेश करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काइम सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? आंत में। कौन सी आंत में? छोटी आंत में। छोटी आंत के भी कौन से भाग में? ड्यूडेनम भाग में प्रवेश करता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब जैसे काइम यहाँ प्रवेश करेगा तो अपन ड्यूडेनम की बात कर लेते हैं। देखना ध्यान से, ड्यूडेनम की खास बात क्या होती है? आमाशय से जुड़ने वाला छोटी आंत का भाग क्या कहलाता है? ड्यूडेनम कहलाता है या ग्रहणी कहलाता है। पहली बात। दूसरी बात क्या होती है? काइम सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? ड्यूडेनम में प्रवेश करता है। तीसरी सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, यह जो होता है ये कैसी आकृति का दिख रहा है आपको? देखना ध्यान से, यहाँ पर आप ये कैसी सी दिख रहे हो आप? ये कैसी आकृति का होता है? सी नुमा आकृति का होता है और इसकी लंबाई जो होती है वो लगभग 0.5 मीटर के आसपास होती है। तो क्वेश्चन आता है, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? तो छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? ड्यूडेनम होता है। लेकिन एक चीज और मैं क्लियर करता हूं, यहाँ पर आप जब देखोगे तो यहाँ पर ऊपर की ओर एक क्या पाया जाता है? लीवर पाया जाता है और यहाँ पर एक अंदर की ओर क्या पाया जाता है? पेनक्रियाज, जिसको बोलते हैं अग्नाशय। ठीक है, इस लीवर से ड्यूडेनम के अंदर पित्तरस आता है। ठीक है, और यहां से क्या आता है? अग्नाशय रस आता है। ठीक है, आगे देखना, तो पित्तरस या ड्यूडेनम जो अग्नाशय रस होता है वो भी छोटी आंत के कौन से भाग में प्रवेश करते हैं? वो ड्यूडेनम भाग में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये हो गया ड्यूडेनम की बात। मिक्सिंग बॉल एसिड न्यूट्रलाइजेशन, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब बात करते हैं जेजुनम की। जेजुनम की बात क्या होता है? देखना, छोटी आंत का कुंडलन नुमा भाग क्या कहलाता है? तो छोटी आंत का जो कुंडलन नुमा भाग होता है वो क्या कहलाता है? जेजुनम कहलाता है। या छोटी आंत का सर्वाधिक जो कुंडलन जो भाग होता है वो क्या होता है? जेजुनम होता है, अग्र क्षुद्रांत होता है। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं तो जेजुनम के बाद में जो तीसरा जो पार्ट दिख रहा है हमें वो कौन सा है? इलियम होता है। कौन सा होता है? इलियम होता है। इलियम सबसे ज्यादा लंबा होता है। ध्यान रखना, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो छोटी आंत का भी सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? इलियम होता है। इलियम जो होता है वो किससे जुड़ा होता है? इलियम किससे जुड़ा होता है? बड़ी आंत से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? बड़ी आंत से। तो ये से क्वेश्चन आता है कि बड़ी आंत से जुड़ने वाले भाग या छोटी आंत का वह भाग जो बड़ी आंत से जुड़ता है क्या कहलाता है? इलियम कहलाता है। इलियम सबसे बड़ा भाग होता है। अब देखना, तीन चीजें देखना, आहार नाल का सबसे लंबा भाग आंत। कौन सी आंत? छोटी आंत। छोटी आंत में भी कौन सा? इलियम। इज इट क्लियर? आराम से आपको समझ में आ रहा है? या फिर बड़ी आंत से छोटी आंत का वह भाग जो जुड़ता है तो कौन सा जुड़ता है? इलियम जुड़ता है। अब होता क्या है इनमें, देखना ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने कहा था यहाँ पर एक लीवर होता है और यहाँ पर क्या होता है? एक अग्नाशय होता है और यहाँ से पित्तरस आता है और यहाँ से अग्नाशय रस आता है। ये जैसे रस आता है तो ये रस क्या करते हैं? काइम। आपको बताया था मैंने काइम क्या होता है? आमाशय से निकलने वाला अर्धपाचित भोजन काइम। जैसे ये रस आते हैं तो ये काइम के साथ इन्वॉल्व होकर इसको डाइजेस्ट करते हैं। तो डाइजेस्ट करने का मतलब इस छोटी आंत में सर्वाधिक भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। तो सबसे ज्यादा भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो कौन सी आंत में होता है? छोटी आंत में होता है। पहली बात। अभी देखना आगे जिसमें लिखा होगा, हाँ देखना, छोटी आंत में लिखा है कि छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक क्या होता है? सर्वाधिक पाचन या पूर्ण पाचन, ये बहुत बार कॉम्पिटिशन आता है। सर्वाधिक भोजन का पाचन या भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो कौन सी आंत में होता है? छोटी आंत में। अगर मैं यही पूछ लूँ कि सबसे ज्यादा प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तब क्या बताते थे? अमाशय बताते थे। इस छोटी आंत में पैनेथ कोशिकाएं, कलश कोशिकाएं या फिर ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। कलश कोशिका और ब्रूनर ग्रंथियां श्लेष्मा निकालती हैं जिससे आसानी से डाइजेस्ट हो सके, और पैनेथ जो कोशिकाएं होती है वो हानिकारक जीवाणुओं क्या करती है? नष्ट करती है। और इससे पहले मैंने एक बात और बताई थी,
हमारे मुंह गौ में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। वो भी क्या करता था, भोजन में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीपीओ के अंदर पूछा गया सवाल। छोटी आंत की भित्ति पर अंगुली नुमा भार पाए जाते हैं जिससे क्या कहते हैं, रसांकुर या फिर विली कहते हैं। विली बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटी, ये क्वेश्चन आता है विली कहाँ पाई जाती हैं, तो विली जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, छोटी आंत पर क्या पाई जाती है, विली पाई जाती है। ये क्या करती है, जैसे ही भोजन का यहाँ पर पाचन होता है तो उसके जो रस होता है उसके लिए क्षेत्रफल बढ़ाती है, ठीक है, एरिया जो होती है वो बढ़ाती है जिससे क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो ये क्वेश्चन मैं आगे भी पूछूंगा आपसे, छोटी आंत की भित्ति पर अंगुली नुमा भार जो होता है वो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, विली कहलाता है। अब तक आपने ग्रासनाल, अमाशय और छोटी आंत पढ़ लिया। छोटी आंत में अब तक भोजन का क्या हो जाता है, पूर्ण पाचन हो जाता है, सब कुछ पाचित हो जाता है, कुछ भाग बच जाता है। अब ये छोटी आंत के बाद में अपन कौन सा पढ़ेंगे, बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद में पढ़ेंगे कि किस तरह से लीवर से पित्तरस वगैरह आते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, अग्नाशय से अग्नाशय रस आता है। अगर हाँ देखना आगे, लीवर से पित्तरस और अग्नाशय रस आते हैं, कैसे वो पाचन करते हैं, कैसे वो पाचन नहीं करते हैं। फिर कल जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, डाइजेस्टिव पार्ट 3 जो आएगा, उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। बड़ी आंत बताऊंगा आपको लीवर बताऊंगा, आपको मैं अग्नाशय बताऊंगा, और सीपीओ के अंदर ऐसे सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, उसमें कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से। इसी प्रकार से एनटीपीसी है, इसी प्रकार से आपका रेलवे है, इसी प्रकार से एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, जेई है ना, एलपी टेक है, ये जितने भी हैं उन सब के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, कैसे कैसे नहीं, आपका नेक्स्ट पार्ट 3 में इस चैप्टर को अपन पूरा कर देंगे, जिससे आप क्या होगा, आपका जो प्रीवियस एग्जाम जो हैं उनमें किस तरह से क्वेश्चन आए, किस तरह से नहीं आए, वो सारा आपको पता चले जाएगा। अभी तक आपको छोटी आंत तक मैंने पढ़ा दिया है, आगे अपन बड़ी आंत के बारे में आगे और भी जो चीज़ें हैं चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से, लाइक आइकन, वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आता रहे। अगर रियल में आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में इस बार मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा, उन 3 क्वेश्चन के जवाब मुझे फास्ट देना, ठीक है। देखता हूं मैं कि आप कितना इस वीडियो को देखते हैं, कितना इस वीडियो को समझते हैं। 3 क्वेश्चन मैं इस कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूं, वो तीनों क्वेश्चन के आप जवाब देना। थैंक यू।